नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अग्रणी क्लासेस। मैं हूं मुकेश गौर। आज की क्लास में मैं आपको थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के टॉपिक पढ़ाऊंगा। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध और सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के टॉपिक मैं पहले की क्लास में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। और यदि आपको हमारी ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अन्य और लोगों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान ने और कंपनी ने एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र हैं वो एक दूसरे को लौटा दिए थे। ये संधि कंपनी के साम्राज्यवादी परंपराओं के अनुकूल थी, जो कि आगे आने वाले युद्धों के लिए एक सांस लेने का कंपनी के लिए समय था। क्योंकि देखिए, कंपनी की नीति का एक प्रमुख अंग क्या था कि पहले ये युद्ध करते थे, फिर आगे आने वाले युद्धों के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए शांति की नीति अपनाते थे, यानी संधि करते थे। ओके, तो उसी का ही एक रूप था जो मंगलोर की संधि थी। तो देखिए, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध और उसका मुख्य कारण क्या था। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1790 से 1792 तक, और इस समय मैसूर का जो राजा था वो टीपू सुल्तान था। तो देखिए, हम इसमें इस युद्ध का कारण पढ़ेंगे और इस युद्ध का परिणाम पढ़ेंगे। देखिए, कारण में मुख्य रूप से देखिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं इस समय जो है कंपनी का जो गवर्नर था वो था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो है वो था साम्राज्यवादी। ये अपने साम्राज्यवादी नीतियों के तहत भारतीय रियासतों को या भारतीय राज्यों को कंपनी के अधीन लाना चाहता था, लेकिन अभी इसके हाथ जो है वो बंधे हुए थे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट, ओके। पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधान क्या थे कि कंपनी नए राज्यों को जीतने का प्रयास नहीं करेगी, साथ ही कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे वो भी बांट दिए गए थे, जिसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। तो इसलिए क्या है, कॉर्नवालिस जो है अब वो नए राज्यों को कंपनी के अधीन ला नहीं सकता था। अब देखिए, इसलिए जो है कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जो टीपू सुल्तान या मैसूर के जो पड़ोसी राज्य थे उनके साथ मैत्री संधि करना शुरू कर दिया था। आप देखिए, मैप के थ्रू भी समझिए कि मैसूर के जो है उस समय के पड़ोसी राज्य कौन कौन से थे। देखिए, इधर ये मैसूर राज्य था और मैसूर की राजधानी उस समय पर श्रीरंगपट्टनम थी। तो ये मैसूर प्रभाव क्षेत्र भी आप समझ सकते हैं इसे। और इधर जो है ये इसके निजाम का राज्य था, हैदराबाद का जो निजाम है। तो निजाम का प्रभाव क्षेत्र जो है वो इस तरीके का था, और यहाँ फिर मराठा प्रभाव क्षेत्र था, मराठा। और जो ये बचा हुआ भाग था ये था कर्नाटक, कर्नाटक का नवाब का क्षेत्र। और इसी कर्नाटक में जो है मद्रास यानी चेन्नई, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री का मुख्यालय था। और ये जो बचा हुआ भाग है ये वाला एरिया ये था त्रावणकोर। त्रावणकोर, देखिए, त्रावणकोर जो है वो मैसूर के अधिकार में आता था, ऐसा टीपू सुल्तान का मानना था। ओके, और त्रावणकोर में ही जो है माहे बंदरगाह भी था, और माहे में फ्रांसीसी बस्तियां थी या फ्रांस की फैक्ट्री थी। अब देखिएगा, जब कॉर्नवालिस को ये पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधानों के तहत किसी नए राज्य पर आक्रमण नहीं करना था, तो वो मैसूर पर आक्रमण करने के लिए कोई अन्य और अलायंस बनाने लग गया था।
सबसे पहले उसने जो है त्रावणकोर के साथ मैत्री संधि की 1784 में, मैत्री संधि। ओके, कंपनी ने जो है। इसके बाद देखिएगा जो मराठा है और निजाम है, इन लोगों के साथ कॉर्नवालिस ने 1790 में मैत्री संधि की थी। अब इस प्रकार से क्या हो गया कि इनके बीच में जो है एक संधि होने के बाद ये त्रिगुट संगठन बन गया था। त्रिगुट संगठन, त्रिगुट संगठन में कौन कौन लोग शामिल थे? मराठा और निजाम। उधर देखिए, अब जो यहां दूसरी तरफ कौन था? मैसूर। मैसूर में जो है टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने अपने को सशक्त करने के लिए इस्तांबुल और तुर्की और फ्रांस, इनसे मदद मांगना शुरू करी थी। ओके, उसने इस्तांबुल में भी अपना राजदूत भेजा था, तुर्की में भी अपना एक दूत मंडल भेजा था, और फ्रांस की मदद से टीपू सुल्तान ने मैसूर में अपने उस समय की आधुनिक सेना का गठन किया था यूरोपीय पद्धति के आधार पर। और फ्रांस में जो है जैकोबिन क्लब था, जैकोबिन क्लब का यह सदस्य भी बना था, और उनसे प्रभावित होकर के मैसूर में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। उस वृक्ष का नाम जैकोबिन वृक्ष रखा गया था, जैकोबिन ट्री रखा गया था। ओके, इसके अलावा देखिए फ्रांस की मदद से उसने जो है तोपें बनवाई थी अपने यहाँ, और फ्रांस की मदद से मैसूर राज्य में उसने नेवी का गठन भी किया था। ओके, नौसेना का गठन ये भी शुरू कर दिया था। पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिकों को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए फ्रांस के कमांडरों को भी नियुक्त किया था। तो यानी फ्रांस से उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। अब यहाँ देखिएगा जो ये माहे बंदरगाह था, यहाँ फ्रांस की फैक्ट्री थी, और फ्रांस जो है इसी बंदरगाह के द्वारा मैसूर राज्य को हथियार मुहैया करवाती थी। देखिए, अब जो ये थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसका प्रमुख और तत्कालिक कारण क्या बना था? प्रमुख और तत्कालिक कारण बना था जब त्रावणकोर के राजा ने जो है कुछ अधिकार जो है, कुछ क्षेत्र जो है वो डचों से खरीदना चाहा। डचों से जब उसने वो खरीद फरोख्त करना शुरू किया था, तो मैसूर के राजा जो टीपू सुल्तान थे, तो टीपू सुल्तान ने मैसूर के राजा पर आक्रमण कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैसूर का मानना था, या टीपू सुल्तान का मानना था, कि जो त्रावणकोर रियासत है वो मैसूर के अधीन आती है या मैसूर के अधिकार में आती है। इसके अलावा जो वो दो प्रमुख क्षेत्र जो है जिनको त्रावणकोर के राजा ने डचों से खरीद दिया था, वो दोनों ही क्षेत्र जो है मैसूर और त्रावणकोर के बीच में विवादित क्षेत्र थे। तो इन विवादित क्षेत्रों के तहत जो है, या विभाजित क्षेत्रों को लेकर के टीपू सुल्तान और त्रावणकोर के राजा के बीच में युद्ध हो गया था। अब देखिए, त्रावणकोर के साथ जो है कंपनी ने मैत्री संधि की हुई है। तो मैत्री संधि को आधार बना करके कंपनी ने अपनी सेना जो है वो त्रावणकोर के साथ शामिल की और टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया था। ओके, अब देखिए इस युद्ध में जो है जो कंपनी थी, युद्ध में जो है जो कंपनी की सेना थी, कंपनी की सेना ने मैसूर राज्य पर आक्रमण करते हुए जो है वो कोयम्बटूर से होते हुए, वेल्लोर से होते हुए बेंगलोर तक पहुंच गए थे। टीपू सुल्तान को जब ये महसूस हुआ कि अब आगे उसको युद्ध जारी रखना उसके बस में नहीं है, संभव नहीं है, तो उसने फिर अपनी राजधानी में यानी श्रीरंगपट्टनम में 1792 मार्च 1792 में संधि करना सही समझा। ओके, तो युद्ध का जो परिणाम क्या हुआ था? टीपू सुल्तान हुआ पराजित। ओके, और टीपू सुल्तान को फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ओके, श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 को हुई थी। ओके, अब देखिए इस युद्ध का तो परिणाम क्या हुआ? पराजित हो गया टीपू सुल्तान, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई।
अब इस संधि के तहत जो है टीपू को अपना आधा राज्य वो देना पड़ा अंग्रेजों को, और साथ ही युद्ध हर जाना 3 करोड़ रुपया भी देना पड़ा था। और जब तक ये 3 करोड़ रुपए अदा नहीं करेगा तो तब तक टीपू सुल्तान के 2 बेटों को कंपनी ने अपने पास नजरबंद करके रखा, गिरवी रूप में रखा। ओके, अब इसमें जो है लाभ किसको हुआ इस युद्ध से? लाभ देखिएगा, जो ये त्रिगुट संगठन में थे, मराठा, निजाम और अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, इन लोगों को हुआ था। देखिए, लाभ हुआ था अंग्रेजों को और मराठों को और निजाम को। ओके, अब देखिए अंग्रेजों को कौन कौन से अधिकार क्षेत्र मिले थे। अंग्रेजों को मिले थे 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार का दुर्ग, ये अधिकार मिले थे। देखिए, ये 12 महल में ही इन्होंने सबसे पहले 1792 में, जो ये तमिलनाडु में आता है, यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। ओके, तो इसके बाद देखिए मराठों को कौन कौन से अधिकार मिले थे। मराठों को अधिकार मिले थे रायचूर का दोआब, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के उत्तरी भाग ये प्राप्त हुए थे, और निजाम को भी कुछ क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त हुए थे। जो कृष्णा नदी का जो मध्य भाग है वो निजाम को मिला था। ओके, तो इसमें देखिएगा नुकसान किसको हुआ था? टीपू सुल्तान को, है ना। और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ये जो 3rd आंग्ल मैसूर युद्ध है अब ये समाप्त हो गया था। इसके बाद देखिए टीपू सुल्तान पर और अधिक दबाव बढ़ने लग गया था। आधा राज्य तो ये खो चुका था, जिसमें कि मराठों को, निजाम को और अंग्रेजों को ये बांट दिया गया था। इसके अलावा अन्य और कई अधिकार भी ये खो गया था। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 4th आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए 4th आंग्ल मैसूर युद्ध। 4th आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था? देखिए, इस समय पर जो है 4th आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पर कंपनी का जो गवर्नर जनरल था वो था वेलेजली। ओके, वेलेजली भी साम्राज्यवादी नीति वाला था। ओके, इसका उद्देश्य क्या था कि ये या तो पूरी तरीके से टीपू सुल्तान या मैसूर को अपने अधिकार में लेकर के आए, या पूरी तरह से टीपू सुल्तान को समाप्त कर दे। अब इसने क्या किया? वेलेजली ने सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। सहायक संधि का प्रस्ताव, सहायक संधि का प्रस्ताव जब टीपू सुल्तान के पास भेजा गया तो टीपू सुल्तान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। ओके, तो इस प्रस्ताव के लिए टीपू सुल्तान ने इनकार किया। ओके, अब उसका क्या परिणाम हुआ? परिणाम यह हुआ कि वेलेजली ने टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया, यानी मैसूर पर आक्रमण, जिसे हम क्या देखते हैं? 4th आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम देखते हैं। तो 4th आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। ओके, अब इस युद्ध का परिणाम क्या था? परिणाम में क्या है? टीपू पराजित हुआ, ओके, और मारा गया। इसके बाद मैसूर अंग्रेजों के अधीन हो गया, अंग्रेजों के
अधीन। और मैसूर में जो है वाडियार वंश का कृष्णराज, उसको राजा बनाया गया, कंपनी ने बनाया था ये, ओके। और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी का संरक्षण मिला था। अब इस प्रकार से क्या हुआ कि कंपनी ने मैसूर राज्य पर क्या सहायक संधि थोप दी, सहायक संधि लागू की, ओके। तो इस प्रकार से जो है ये मैसूर के साथ और कंपनी के साथ जो युद्ध हुए थे, या आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए थे, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध, वो हैदर अली और टीपू सुल्तान का कंपनी के साथ जो संघर्ष है उसके रूप में हम पढ़ते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हम ये इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अन्य और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और यदि आप नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो क्लास आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।